खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। बहुत सी खबरें और एक अभी खबर जो आज बड़ी एकदम से आई है कि बानी पीटीआई मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से हम डिटेल्स लेंगे। जनाब मियां शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ होंगे वो इस्लामाबाद से, कि ये क्या मामला है और ये इस माफ़ी की नौयत क्या है जो खान साहब कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इदारों के दरमियान क्या महज आराई को बढ़ाएगा, क्योंकि आज इस लेजिस्लेशन को चैलेंज कर दिया है पीटीआई ने और इलेक्शन कमीशन भी पहुँच गया है अदालत में। ये क्या मामला है, कौमी असम्बली की तहलील की बातें हो रही हैं और निगरान सेटअप आने की चहमगोइयाँ क्या हैं, ये क्या सिलसिला है। बांग्लादेश की बात करेंगे, वहाँ अबूरी हुकूमत हालात को संभाल पाएगी, वहाँ से खबरें अच्छी नहीं आ रही, लोग जिस तरीके से मुतहरक हो चुके हैं उन्हें कौन रेन इन करेगा। और इसके साथ आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मियां शाहिद साहब होंगे जो आज आपको बताएंगे कि किस तरह हम लुटे और ये फैक्टर प्लांट फैक्टर क्या होता है। बिजली जो है अगर 4% बन रही है तो पैसे हम 100% के दे रहे हैं, 275 रुपये की भी 76 रुपये की भी बिजली बन रही है। मतलब ये किस तरह का लूट मार और हमारी खाल खींचने का धंधा था। थैंक यू वेरी मच मियां शाहिद साहब। मैं आपकी तरफ आता हूं, इसके बाद एतजाज अहसन साहब हमारे साथ होंगे। इस लीगल इशू पे इलेक्शन एक्ट पे भी बात करेंगे। ये क्या नौयत है, माफ़ी मांगने पर रजामंद हो गए हैं, वो तो बड़े माशाल्लाह ना मानने में उनका बड़ा नाम है। जनाब मियां शाहिद साहब। काजी साहब, मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट देख रहा हूँ मैं कि बानी पीटीआई जो है उनका मौक़िफ़ में नरमी आई है। अक्सर वो जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। आज भी उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई में हमारा जुर्म साबित हो जाता है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर पीटीआई का कोई भी कारकुन उसमें सीसीटीवी फुटेज में आ जाए तो उसको बिल्कुल रायत ना बरती जाए और उसको मैं पार्टी से निकाल दूंगा और मैं उस पर भी माफ़ी मांगूंगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो मुझे गिरफ्तार किया गया मुझसे भी माफ़ी मांगे। तो उन्होंने इसको मशरूत माफ़ी का ऐलान जो है वो किया है आज। और साथ साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत जो है उसको भी बड़ा रगेदा है। उन्होंने कहा है कि फार्म 47 की हुकूमत है और इनको पहले भी NRO 2 मिलता रहा, अब भी इनको NRO 2 दे दिया गया और मुल्क में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, माशी सूरत हाल ख़राब है, जाली हुकूमत है। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो माफ़ी की बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कौन कसूरवार था। उन्होंने कहा कि अगर हमारा जुर्म साबित हुआ तो मैं बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगूंगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, उनके मौक़िफ़ में जो है वो नरमी भी आई है। और अच्छा मियां साहब, मैं जल्दी से पूछता हूँ, ये हमारा सेगमेंट छोटा है, एतजाज अहसन साहब की तरफ मैंने जाना है फौरन। ये बताएं कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब का मैंने एक क्लिप देखा, वो बड़े कोमल सुरों में बोल रहे थे, इमरान खान आए, अवाम में जाएं, वो सियासी लीडर हैं, ये इसकी क्या वजह है, क्विकली बताइएगा मियां साहब। देखिए काजी साहब, बर्फ तो पिघल रही है और दूसरी जानब हुकूमत को भी जो है परेशानी लाहक हो रही है कि एक जानब जो है मौक़िफ़ नरम हो रहा है और एक तरफ जो है वो बातें की जा रही हैं कि माफ़ी मांगे और वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने के तैयार हूं। तो फिर हुकूमत तो इस पर परेशान होगी ना, क्योंकि हुकूमत का बयानिया सबसे ज्यादा बड़ा बयानिया जो है वो बानी पीटीआई है और बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो सारी सियासत चल रही है। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह हैं वो इस तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा कि दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी जब इस तरह की बात होती है तो वो बयानात पे आ जाते हैं और जब थोड़ी सी दूसरी जानब उनको मौक़िफ़ सख्त होता है तो फिर वो सख्ती की जानब चले जाते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक तिनके पे खड़ी है और वो किसी वक्त भी जो है हिल रही है और किसी वक्त भी गिर सकती है। इसलिए हुकूमत के अपने पाँव नहीं है। तो वो बानी पीटीआई का जो बयानिया है, अगर वहाँ वो डर रहे हैं कि कहीं इस माफ़ी के बाद पंजाबी जिन्हों कहते ना कि इन्होंने कोल भी कोई माफ़ी ना मांग ले बस हम माफ़ी कर दो, कोई और हुकूमत से ना माफ़ी मांग ले कि बस उनका बतेरी होगी सर। चलते हैं जनाब एतजाज अहसन हमारे साथ हैं, हम इस इलेक्शन एक्ट पे। जनाब एतजाज अहसन साहब, मेरा सवाल ये है कि ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आया है, ये क्या, हम तो कहते हैं ना जी लॉ मेकिंग करनी चाहिए, इनका कोई काम नालियां तो पक्कियां कराना नहीं होता हमारे, तो ये इस कानून को कैसे देखते हैं? ये अवाम के वसीतर मफाद में है, किसी पार्टी स्पेसिफिक है, या इसको आप कैसे, आपकी माहिराना राय इस बारे में क्या है जो कानून पास हुआ है? जनाब एतजाज साहब। ये कानून तो जो था और है जो है, इसको दो बातों ने बड़ा मुतनाज़ा कर दिया। एक के उसी दिन दो जजेस का सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तलाफी नोट, बज़ाहिर जिसको इख्तलाफी नोट कहते हैं, वो शाया होता है। अब ये मैंने तो कभी नहीं देखा, ये हो ही नहीं सकता। आप देखें, मंतक के तहत नहीं हो सकता।
कि जिस चीज से, जिस तहरीर से इख्तलाफ है, वो तहरीर अभी आई नहीं और आप उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी अभी फैसला तो आना है। वो फैसला तो आना है। 13 जज है इस बेंच पे, 11 ने अभी अपनी राय नहीं दी, अपना फैसला दिया है, राय नहीं दी। राय से अगर मुत्तफिक ना हो तो फिर डिसेंडिंग जजमेंट होती। अब वो उनकी राय नहीं आई जिससे इख्तलाफ इनको का है, और ये 2 जज साहबान दे रहे हैं वो फैसला, और वो इख्तलाफी फैसला। अब हुकूमत, दूसरी चीज जो है वो बड़ी अहम इसमें दिलचस्प, कि हुकूमत उन 2 जजों के फैसले को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बता रही है जैसे वो 13 जजेस का फैसला हो। अब गिनती या हमारी खराब हो गई है या आजम नजीर तारड़ साहब की गिनती दुरुस्त नहीं है, और जो वक्त का धारा है, जो क्रोनोलॉजी है, या हमें नहीं समझ आई या आदम नजीर तारड़ साहब को नहीं आई। हमें तो नहीं ये समझ आई कि एक फैसला है, एक बेंच है, उस पे एक तरफ अक्सरियत है और एक तरफ अक़लियत है। अक्सरियत ने अभी फैसला ही नहीं देखा और अक़लियत उससे इख्तिलाफ कर रही है। ये ज़्यादा साहब, मैं मियां शाहिद बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सवाल करें आप इत्तेज़ाज़ साहब से। सर, ज़्यादा साहब रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो बिल पास हुआ है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। हुकूमत कहती है कानूनी है, अपोजिशन कहती है गैर कानूनी है। वो तो बिल पास हो गया, उसके पर साइन भी अब जो है वो सदर ममलकत कर देंगे, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत इस बिल तक रुकेगी या कोई कानून साजी के बाद आइन साजी भी होगी, कोई तरमीम भी होगी आइन में? और लगता, क्योंकि पेंडिंग है 2-3 मामला, जुडिशल पैकेज पेंडिंग है, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का बिल जो है वो पेंडिंग है, तो ऐसे जो इश्यूज पेंडिंग है बिल्स, क्या वो भी पास होने को हैं? साहब, क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत आगे बढ़ेगी मजीद? इसमें 2 किस्म की है काम की कानून साजी है, और सदर साहब ने तो आंखें बंद करके और दस्तखत कर देने, जो मशवरा प्राइम मिनिस्टर का आना है वो उसका पाबंद है, उसके पाबंद है, वो नहीं देख सकते कि ये गलत है, ये सही है। वो अंडर आर्टिकल 48 वो बाउंड है, जो भी मशवरा प्राइम मिनिस्टर देगा ये उसके पाबंद होंगे। रही बात ये कि ये जो कवानीन है, इनमें देखिए एक बड़ी अहम इसमें बड़े अहम और मानीखेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो कहीं कहीं आता है, और अक्सर वो अक्सर क्या वो आईनी तरमीम जब की जा रही हो 2/3 अक्सरियत से, तो फिर वो इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी अदालत के फैसले से गुरेज करना चाह रहे हो या उसको उसकी मुखालफत करना चाह रहे हो, उसको कलअदम करार देना चाह रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की हतमी तरजीह है, तशरीह है, हतमी तशरीह। उसके बाद कोई तशरीह नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट उसमें तरमीम कर सकती है अपने नजरिए से। साहब, इस बिल के बाद पार्लियामेंट के पास तो 2/3 आ जाएगी ना, तो फिर वो तरमीम कर लेंगे। 2/3 तो खबर नहीं आती है कि नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल आती है, पर अगर 2/3 आ जाती है
फिर वो तरमीम कर लेंगे। और लेकिन ये चैलेंज हो गया है, आज ये कानून चैलेंज हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है एतजाज साहब कि इसको गैर कानूनी करार दे के वो यानी कालादम करार दे? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट किसी मंतक के हिसाब से ही करेगी ना, किसी लॉजिक से। इख्तियार उसका है, इख्तियार उसका लॉ को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करने का बिल्कुल इख्तियार है, पर उसका जवाब होना चाहिए। उसने जवाब अपनी जजमेंट में देना हो। हालांकि उसकी जजमेंट जब आ गई तो वो भी फाइनल है, और उसके जजमेंट की मुखालिफत में और उसकी जजमेंट को गैर मौसर करने के लिए पार्लियामेंट के पास एक ही रास्ता है कि वो आईनी तरमीम लाए। आईनी तरमीम वो ले आती है तो फिर अदालत के पास फिर भी ये इख्तियार है कि वो तरमीम उसको भी देखे। और कई दफा आईनी तरामीम भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की है। हाई कोर्ट कर सकता है कि नहीं, ये मुतनाज़ा है, पर सबसे बुलंद जो तरजीह तशरीह है, जो हतमी है कि ये आइन बेशक मैं लिखूं, बेशक पार्लियामेंट लिखे, उसकी तशरीह आखिरी करनी वो पार्लियामेंट का काम है। अब सब एक जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो आपने अपील वो भी चला गया है दोबारा नजरसानी अपील में। दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन की अपील जो है उसमें दमखम है? जो फैसला करने वाला, जुडिशियल फैसला करने वाला, या जिसको कहते हैं क्वेज़ी जुडिशियल, ये जो हाइब्रिड समझ लें, पर जुडिशियल फैसला वो होता है जिसमें दो तीन अवामिल हो। एक अमल ये है कि वो मजबूर हो जुडिशियल अफसर दोनों फरीकों को की बात सुनने का। वो एग्जेक्टिव अफसर नहीं है कि एक बंदे की बात सुने, एक साइड की दूसरे की सुने बगैर फैसला दे दे। जुडिशियल का पहला ये है असूल के दोनों को सुनना लाजमी, ठीक, इसमें दोनों को सुनना लाजमी होगा। फिर दूसरा असूल ये है कि दोनों को अपने मुखालिफ, या पहले अपने हक में और फिर मुखालिफ के मुखालिफ सबूत और शहादत पेश करने का हक हो, और जो सबूत मुखालिफ ने पेश किया हो उसका अगर गवाह है तो उससे जिरा करने का हक। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये जुडिशियल फैसला है, क्योंकि एक जो सबसे अहम जुडिशियल फैसले की तारीफ है वो ये है कि वो किसी से हक, उसका फैसला छीन सकता हो। अब अगर मेरा मकान है और उसको कोई दूसरा चैलेंज करता है और कहता है मेरा है, तो ये अब जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। इसमें दोनों को सुना जाएगा, इसमें दोनों को दूसरे की सबूत को चैलेंज करना पड़ेगा, करने की का हक होगा। और अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे, वो ये कि ये निगरान सेटअप दोबारा अगर असम्बलियां तोड़ने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट, इसकी कोई गुंजाइश है आइन में सर? नहीं, कोई टेक्नोक्रेट की गुंजाइश नहीं। आप एक चीज ना भूलें, 18वीं तरमीम के बाद जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी। एक जुडिशियल फोरम, 3 जजेस का बेंच था, उसने सजाए मौत दी थी। आखिरी दम तक उसमें वो सजाए मौत बरकरार थी। वो जिंदा हालत में पाकिस्तान वापस नहीं आ सका। और 18वीं तरमीम के बाद अब ये कानून है कि आर्टिकल 6 सिर्फ उस पर नहीं लगता
जो आइन को बर्खास्त करता है या आइन को मनसूख करता है या आइन को मुअत्तल करता है, पर उस जज पे भी लगेगा जो उस मुअत्तली या मनसूखी की तस्दीक पर मोहर तस्दीक लगाता है और मोहर लगाता है कि ये जायज है, उस जज पे भी लगेगा। इत्तेजाज साहब बहुत शुक्रिया, वक्त महदूद था, बहुत अच्छी बात हमें जो है एक रहनुमाई मिलती है। और ये बड़ी मेरे लिए अहम बात ये जो कही इत्तेजाज साहब ने कि ये आर्टिकल 6 जो है अगर वो एंडोर्स किसी गैर आइनी इकदाम को करें तो क्या वो उनके मुताबिक जज साहब भी जो है वो तादीब के हद में यानी उसके निशाने पे आते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अहम चीज़ें हैं, हम बात करेंगे बांग्लादेश पर, बात करेंगे आज एक बहुत अच्छी स्टोरी वेल नेट स्टोरी जो है वो मियाँ साहब देंगे कि हमारी जेब कैसे कटी इन IPPs के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में बांग्लादेश के हालात से। हम बेगाना नहीं रह सकते, वैसे दिली ताल्लुक़ भी उनसे है, हालांकि ज़ख्म वो भी हैं और हम भी। बहरहाल मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइए कि ये अब हालात जो हाथ से निकले हैं, ख़बरें मुझे ये आ रही हैं कि अभी भी वहाँ पे कुछ लाशें निकल रही हैं कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स की, और एक अभी एक हो तो गया उनका कॉन्सेंसस मोहम्मद यूनुस साहब पे शायद, लेकिन अभी इस समाज में कोई अमन नजर आ रहा है आपको जनाब ब्रिगेडियर साहब? जिसमें आई थिंक सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, और जिस आप कह रहे हैं कि कुछ अर्सा अनस्टेबल रहेगी, डिस्पाइट के आर्मी ने कोशिश किया इसको कंट्रोल करने की, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इनकी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीग थी, उसको नाहिद साहब हेड कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिद चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरन सेटअप ले आएगी। उन्होंने नॉमिनेट किया डॉक्टर यूनुस को, जो जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है बांग्लादेश, और उन्होंने ग्रामीण बैंक यूज करवाया था। लेकिन साथ में कह रहे हैं हम फंडामेंटल चेंजेस लाएंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पहले थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, और काफी प्रेशर है। अगर आप देखें जो इनके आर्मी चीफ है वकारों का, ये मेरे से को जूनियर इंसिडेंटली मैंने भी 1 साल वहाँ गुजारा, कोर्स किया था जब हसीना वाजिद की पहली गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ हमारी इनसे गपशप की इनके मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था फ्रॉम स्ट्रीट और देन जूनियर ऑफिसर। बड़े सख्त सवाल किए, चीफ इस तरीके से आप गोली नहीं चला सकते, और शायद यही वजह है कि हमने डिसाइड किया कि मुल्क को बचाया जाए बजाय अवामी लीग। ठीक, अच्छा चीमा साहब, मैं एक और एंगल से आपकी तरफ आता हूं। मेरे ख्याल में मोहम्मद यूनुस तो प्रोडक्ट हैं वाशिंगटन कंसेंसस की और न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की, ये सारे जो आए थे, ये क्या माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इफ ही कम्स टू पावर, तो जो एक फाइनेंशियल स्टेटस को या एलीट जो है उसको तो मेरे ख्याल में हाथ नहीं लगेगा, और वेस्ट को भी ये कबूल होंगे। कमर चीमा साहब, एम आई राइट इन माई असेसमेंट सर? देखिए, बात इसमें यह है कि इस वक्त बांग्लादेश को एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हुआ यह है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद, उनकी पार्टी और उनके वालिद को जिस तरह, जिसे कहते हैं ना, खत्म किया गया है, कि पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट हो गए हैं वो कंप्लीटली। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की फौज ने ये सोचा कि मुल्क बचाओ बजाय इसकी अवामी लीग बचाओ। सो लगता यह है कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और जो मोहम्मद यूनुस साहब है वो क्योंकि एक अच्छा नाम है, जैसे आपने कहा, वेस्ट को एक्सेप्टेबल है, बांग्लादेश की यूथ को एक्सेप्टेबल है, नए आइडियाज लेके आ सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नए सेटअप में यूथ का रोल ज्यादा होगा, यूथ ज्यादा रोल प्ले करेगी एज कंपेयर टू जो बाकी पॉलिटिकल क्लास है, जो उस तरह स्ट्रगल नहीं कर सकी अवामी लीग के मुजाहिद की हुकूमत के दौरान। ये यूथ की वजह से सब कुछ हुआ है, तो यूथ का असर ज्यादा होगा। तो इससे ये भी तासुर आ सकता है कि नए आइडियाज आ सकते हैं, कोई स्टेटस को नहीं होगा। तमाम वो लोग जो पहले रूल कर चुके हैं, जरूरी नहीं उनको इंगेज किया जाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ ये मैसेज देने के लिए कि मुल्क के अंदर तमाम लोग जो है वो रिहा तो हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा और बांग्लादेश बिल्कुल नई लाइंस पे चलने जा रहा है। इसीलिए शायद खित्ते में परेशानी है, भारत में बड़ी परेशानी है। भारत आप देखें ना, पूरे के पूरे इश्यू को इस एंगल से देख रहा है कि जी ISI स्पॉन्सर्ड लोग आ रहे हैं, जमात इस्लामी आ रही है, वो कह रहे हैं जी कि
जो हिंदुओं को वहां पे उनके मंदिरों को जो है वो डेसिक्रेट किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल एक नया रंग देने की कोशिश की है। और भारत के अंदर ये भी बात हो रही है कि अवामी लीग और शेख हसीना वाजिद तो हमारा एसेट थी, तो हमने अपने एसेट को डिस्कार्ड क्यों किया है? हम वो हमारे एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, एक आर्मी की बेस पे बैठी हुई है, और हम उसको पनाह नहीं दे सकते। तो भारत के अंदर बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। चीमा साहब, एक और बहुत है मामला, मैं दोनों की राय चाहता हूं इस पे। ईरान को हम असला सप्लाई कर रहे हैं, ये कहना है अपना इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, भाई पूरी दुनिया को अमेरिका भी असला सप्लाई करता है, सारे बेचते हैं, हम पे पाबंदी है। वैसे ये हकीकत है या इसे हम इल्ज़ाम के तौर पर ले रहे हैं या इसको हम एक फख्र के तौर पर ले रहे हैं? जनाब चीमा साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का और ईरान का ऐसा कोई अरेंजमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ईरान की अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बड़ी तगड़ी है। ये बेसिकली इंडियन लॉबी अक्सर ये तासुर देना चाहती है या लिंक करना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। और ये तासुर दिया जाता है कि एक तरफ तो इंडिया फलस्तीन के हक में भी सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल को असला भी देता है। तो ये बेसिकली वो ग्रुप हैं जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है शायद वो ईरान को असला दे रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है। साहब, वैसे मैं हिस्टोरिकली अगर बात करूं, हिस्टोरिकली अब देखें, सारे ये जो स्वार्थों ने जुल्म किया था, बरतानिया के असले से अपने लोग मारे थे, आपको याद है कितना बड़ा मसैकर हुआ था उसमें। तो सारी दुनिया में ये इराक को इन्होंने क्या किया, तो वाई कांट भी क्या असला बेचना मुल्कों को क्या इलीगल है आलमी तौर पर? चीमा साहब, फिर मैं आता हूं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। सर देखें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं इस वक्त, ग्लोबल सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ईरान के साथ बहुत सारी चीजों में हम तो उनसे तेल खरीद नहीं सकते और ले नहीं सकते, तो गैस नहीं ले सकते, खरीद सकते, तो तो हमारी वीकनेस है ना। इंडिया तो ले रहा है चीमा साहब। नहीं, लेकिन इंडिया ने भी बंद कर दिया, वो ऐसे नहीं कर रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है अच्छा मैं थोड़ा हमें सिर्फ और सिर्फ जी मुकम्मल करें, बाद में फिर। अच्छा मैं ये इसी पे टेक लेता हूँ। मैं इतना कहूंगा कि जी गो हेड। मैं इसी पे कहूंगा, हमारा ईरान के साथ कोई ऐसी डील नहीं है असला लेने की और देने की, और हम ईरान को वैसे पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज में सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हालिया तारीख में इजराइल ने की हैं, इस बर्बरियत पे तो वेस्ट बिल बिला उठा, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क तो इस वक्त हम इजराइल को कह दें तो वो खुद उनके यानी तहरीक चल रही है, और ये जेल में होगा नेतान्याहू अगर ये जंग का जो उसने किया हुआ है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पॉलिसी है, इस पे हमने काफी प्रोग्राम्स किए हैं। बेन गुरियन की पॉलिसी थी दाहिवा पॉलिसी। दाहिवा कहते हैं घास को काट, कि जब भी फलस्तीनियों की जवान तैयार होगी उसका मुंह डाउन कर देंगे, लाइक अ गॉन ओवर। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ माइंड इजराइल, और इसकी आप कंटिन्यूटी नजर आती है कि फर्स्ट इंतफादा है, सेकंड है, फोर्थ इंतफादा है। और अभी जो जुल्म है वो डेफिनेटली अनपैरेलल्ड है, बिकॉज जो ऑर्डिनेंस डिलीवर का गाजा स्ट्रिप पे जो मेरे पास 17 किलोमीटर की टोटल एरिया है, ये 3 हिरोशिमा एटम बॉम्ब्स की बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका। आप देखा है वहाँ पे हाल दिन दहाड़े आप लाशें कटी देखते हैं बच्चों की। शुरू में बड़ा सदन था, मीडिया में भी लोग स्टोरी भी कैरी करते हुए भागते हैं। तो ये एक तो एपैथी लाइफ क्रिएट किया, और मेरे ख्याल में बात है बेस्ट की एंड फॉर आई थिंक आवरसेल्व्स इसलिए है कि एटलीस्ट 2 चीजें हम कर सकते थे, इकोनॉमिक बाइकआउट, डिप्लोमेटिक। ठीक है, मिलिटरली आप नहीं है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन आप हुतियों का देखें, हिजबुल्लाह का भी अटैक किया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अटैक हुए, वहाँ पे बड़ा फर्क पड़ा। ठीक, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल देखना चाहिए कि इतनी कैजुअलिटीज हो गई 40,000 प्लस, तो ये 70-80। अच्छा, मैं एक और बात पे भी आपके दोनों हजरात का टेक लूंगा। चीमा साहब, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये कहा जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर है, और अगर ईरान पर हमला हुआ तो खुदा न खास्ता वो हमारे ऊपर भी ये इस तरह की वारदात कर सकता है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हमाकत अगर वो करता है तो? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे को मुमकिन है कि इजराइल करेगा, लेकिन हाँ, अगर इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है, और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है, और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग।
लेकिन फॉर अ मोमेंट ईरान पे अगर कोई लड़ाई होती है इजराइल की, तो मैं नहीं समझता कि इजरायलीज उसमें जंप इन करेंगे और पाकिस्तान पे को टारगेट करेंगे, बिकॉज अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह इजराइल के हवाले से हमारी की सोच है, ना ईरान को और इजराइल के मामले में हम इंटरफेयर करते हैं। और अगर हाँ भारत के साथ वो पाकिस्तान का होता है तो मेरा ख्याल है इजराइल जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा और उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। चीमा साहब, ये खान साहब ने कह दिया है कि जी वो मशरूत माफ़ी मांग लेंगे। डू यू थिंक कि यहाँ की माजराई हमारी अंदर वाली भी कोई उसमें कोई बर्फ पिघल रही है? चीमा साहब, व्हाट इज योर सेंस ऑन दिस? देखिए, मेरा नहीं ख्याल उनको अभी माफी मिले। अभी तो उनको पहले, अभी तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है उनके साथ, उसको बिल्ड करने में बहुत वक्त लगेगा। और अगर वो ये समझते हैं कि हाजिराई खत्म करें तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। एटलीस्ट पाकिस्तान अगर पॉलिटिकली स्टेबल होता है तो हम इकोनॉमिकली बाकी मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन लगता नहीं है कि वो अभी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, बल्कि 2-2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 1 साल से ज्यादा जेल में है। 2-2.5 साल से वो तकरीबन जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई है, लगता नहीं है कि वो बैक ऑफ करेंगे। लेट्स सी कि वो वाकई इसमें सीरियस हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पैमाने पे मुआशरे के अंदर तकसीम डाली है, लोग पसंद नहीं करेंगे उनकी ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलेशन। सो वो लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं करेंगे। हाँ, जस्ट सिग्नलिंग कर रहे हैं ताकि चेक करूं, मैं पता करूं कि डिफरेंट क्वार्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, जनाब डामर चीमा साहब। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक बड़ी अहम स्टोरी की तरफ, जिसमें आप हमें मियां शाहिद साहब बताएंगे, 1 साल का कच्चा चट्टा खोलेंगे कि किस तरह से लुटे हम और किस तरह से हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे थे। 4% पे 8% पे प्लांट चल रहे थे और हम उन्हें 100% की कीमत दे रहे थे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद साहब और हमें ज्वाइन किया है एक बड़ी अहम शख्सियत जनाब मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, लेस्को के साबका चीफ एनर्जी पर इनकी गहरी निगाह है और आज हम इनसे कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। मगर इससे कबल कि मैं मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब को ज़हमत दूँ, मियां शाहिद साहब, मैं चाहता हूं कि कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो ज़रा मुझे भी और जनाब चट्टा साहब के गोश गुजार करें और फिर हम इन फैक्ट्स की रोशनी में एक तो इनसे पूछें कि क्या ये वैलिड है और दूसरा क्या रास्ता या कोई हल है। जनाब मियां शाहिद साहब, ओवर टू यू। कैसा साहब, ये जो मेरे पास हैं ये नेपरा की दस्तावेजात हैं और बहुत बड़े होशरबा इंकशाफात हैं और 1 साल का डाटा है। 1 साल के अंदर जो टोटल IPPs हैं 101 IPPs, उनका ये डाटा है कि जो 3 IPPs हैं वो तो बिल्कुल पूरा साल बंद रहे और वो बंद रहने की भी उनको जो है वो कैपेसिटी पेमेंट दी गई और 24 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट हबको को दी गई और इसके अलावा जो कैप्को है उसको 12 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई। उन्होंने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की और उसमें से 35 जो पावर प्लांट हैं उनकी जो एफिशिएंसी थी, जो प्लांट फैक्टर था, वो सिर्फ 4% से 24% था। 35 पावर प्लांट ऐसे थे जिनका प्लांट फैक्टर 24 से 47% था और सिर्फ 18 पावर प्लांट ऐसे थे जो 49 से 83% पे गए हैं। इनको मैं प्लांट फैक्टर बता दूं कि यानी मैं ये तो लोगों के आसानी के लिए बता दूं कि प्लांट फैक्टर से मुराद ये है कि अगर उनकी कैपेसिटी 100 है तो 4% पे चल रहे हैं। ये मैं वजाहत कर दूं। जी मियां साहब। बिल्कुल बिल्कुल कैसा साहब, ऐसा ही है। और अब मैं एक एक नाम लेता हूं। रोश पावर प्लांट है एक, इसकी सलाहियत जो है वो 450 मेगावाट है और ये 97,38,000 यूनिट इसने पैदा किए हैं। प्लांट फैक्टर इसका सिर्फ 4% था और इसको 3 अरब यूनिट बिजली पैदा करनी चाहिए थी। 37 करोड़ रुपया जो है इसको पैदा की गई बिजली का मिला और 38 रुपए का फी यूनिट जो है वो इसने उस वक्त पैदा किया और इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 अरब रुपया इसको अदा की गई और इसका यूनिट का हिसाब आप होश उड़ जाएंगे कि 745 रुपए का पड़ा है सार्फिन को, 745 रुपए का एक यूनिट बिजली का। और इसके बाद नंदीपुर का हाल जो है 525 मेगावाट का है, सलाहियत जो है वो 525 मेगावाट है, आज 8% पर सिर्फ चला है। 95 करोड़ बिजली पैदा किया यूनिट और इसको 4 अरब यूनिट बिजली पैदा करनी चाहिए थी। 125 अरब रुपए की कैपेसिटी इसको मिली है
और इसका जो यूनिट है वो 42 रुपए का जो है वो सार्फिन ने बर्दाश्त किया है। और इसके अलावा फौजी कबीर वाला एक पावर प्लांट है, वो 157 मेगावाट का है, 10% उसकी सिर्फ प्लांट फैक्टर था और 9 करोड़ रुपया जो है वो 9 करोड़ यूनिट उसने बिजली पैदा की, 3 अरब रुपए वसूल किए और 2 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट में वसूल किए और उसमें 42 रुपए का फी यूनिट जो है वो हमने अदा किया। 117 रुपए का यूनिट जो है वो हमने सबा पावर का किया है। 136 मेगावाट का हिसाब सिर्फ उसकी सलाहियत है और 11% पे सिर्फ चला है और इस पे जो कैपेसिटी पेमेंट है 3 अरब रुपया उसको अदा की गई और 117 रुपए फी यूनिट में हमने बिजली उनसे खरीदी है। चाइना हब को जो है वो 1320 मेगावाट का है। होश उड़ा देने वाले इसके जो है वो इंकशाफात हैं इसमें और इसके हकायक ये हैं कि 15% पे सिर्फ चलता है। 47 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता की इसने, 116 अरब रुपए इसको दिए गए, 142 अरब रुपए की इसको जो है कैपेसिटी पेमेंट दी गई और 349 रुपए का फी यूनिट जो है वो सार्फिन ने अदा किया। और थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो है थर्मल पंजाब थर्मल जिसके बड़े चर्चे हैं, 1263 मेगावाट का 17% पे सिर्फ चला, 23 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 29 रुपए का फी यूनिट पड़ा। और पोर्ट कासम जिसके बहुत बड़े चर्चे किए गए थे कि ये कोल पावर प्लांट है और ये 121 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 18% पे चला है, 177 रुपए का फी यूनिट जो है वो बिजली पड़ी है। ये हकायक है। मैं आप जाऊंगा, मैं वेट करवा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जनाब मुजाहिद चट्टा साहब। हजूर ये तो होश उड़ा देने वाले यानी फिगर्स हैं, इनके बारे में बताइए और ये कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है और इसकी करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए, लगता है ये IPPs के ही PRO हैं। जनाब चट्टा साहब। वेरी मच काई साहब, बिल्कुल ये फिगर्स बिल्कुल सही हैं और अलार्मिंग है और ये रेगुलेटर के फिगर्स हैं, इनकी अथेंटिसिटी पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो नेपरा के फिगर्स हैं। लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल पे बात करने की बजाय मैं बात पॉलिसी मेकिंग पे करूं। वापडा वाज गोइंग वेल। वापडा जब तक वापडा इंटैक्ट था तो आप देखें हमारा फोकस ऑन जनरेशन था इंडिजिनस रिसोर्सेज पे। हमारे जो लोकल वसाइल थे हम उन पे कंसंट्रेट कर रहे थे बिजली बनाने के लिए। और उस वक्त मुझे याद है जब हम वापडा में इंडक्ट हुए, हमारी मोर देन 65% जनरेशन हाइडल थी और बाकी इंपोर्टेड पे थी। फिर जो इस मुल्क का जो असल अलमिया है वो ये है कि यहाँ पॉलिसी मेकिंग वो लोग हैं जो एक्चुअली स्टेक होल्डर नहीं है, जो रेलेवेंट प्रोफेशनल नहीं है, जिनको उस काम का पता ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई, वापडा को जनरेशन से मना कर दिया गया, एक प्लान के तहत हाइडल जनरेशन को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। वो एक अलग डिबेट है, किसी दिन उस पर पूरा प्रोग्राम करें आप। और हमने 94 से ऑनवर्ड हमने एनर्जी में इसको डिस्टर्ब करके आज आपकी हाइडल 30%। मैं इंटरजेक्ट करूंगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एनलाइटन हो सके। बार बार कहा जाता है कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो ही जो है बेनिफिशियरी भी हैं, कारोबारी भी हैं और अपने आप को नवाजते हैं। ये बात हो रही है 45% कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून से हैं, 25% ये आम लोग बातें कर रहे हैं। ये हकीकत है या ये अफवाह है चट्टा साहब? ये हकीकत है। मैं उसका मेरा एक क्वेश्चन है, इसी तरह मुझे किसी के पास इसका अखलाकी जवाब है तो ऊपर आके दे दे। हमने 2 तरह की पॉलिसीज बनाई, एक रिन्यूएबल एनर्जी की और एक हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे बनाई, कोल पे और RLNG पे। और ऑथेंटिक सोर्सेज कहते हैं कि उस वक्त जो एनर्जी एक्सपर्ट थे, जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा कि आप थारकोल पे कंसंट्रेट करें, आप ये इंपोर्टेड कोल पे प्रोजेक्ट ना लगाएं। हमने लगाए। हमने RLNG को जितनी पॉलिसीज इंपोर्टेड फ्यूल पे बनी है उनकी परसेंटेज इंप्लीमेंटेशन 100% है। क्यों? जो बनाने वाले थे वो चाहते थे कि ये हो जाए। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम हर 5 साल बाद थोड़ी बहुत उसकी इंग्लिश चेंज करके दोबारा इशू करते हैं और उसका परसेंटेज लेवल 10% से भी कम। क्यों? वो सस्ती पड़ेगी, उसमें कोई और बरकत नहीं है लोगों के लिए। जी मियां साहब आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मियां साहब आपसे, मियां शाहिद साहब प्लीज।
सवाल करें। चट्टा साहब, एक तो आपने RLNG की बात की है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फरमा रहे थे कि दावत दी गई थी पावर प्लांट्स को लाने की 2015 में, और वो उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम थे, LNG के खालिक थे, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने ही इफ्तिताह किए थे, जो कि आज पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। दूसरा, चट्टा साहब, मुझे ये आपके सामने एक आपकी रहनुमाई चाहूँगा कि आप वापडा में रहे हैं, माशाल्लाह आपका पावर सेक्टर में बड़ा नाम है। एक बूंजी पावर प्रोजेक्ट था 7100 मेगावाट का, वो बंद पड़ा है आज तक, यानी कि उस फाइलों में पड़ा है, वो शुरू ही नहीं हुआ। अगर वो 7100 मेगावाट उस वक्त आ जाता 2002 की पॉलिसी के तहत, तो हम आज ये हालात ना देखते। मेरी उसी बात को ही आपने एंडोर्स किया है कि हमने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज के प्लांट थे उनको इग्नोर किया, कंट्रोवर्शियल किया, क्योंकि हमने इंपोर्ट करके लगाने थे। दूसरी जो बात आपने की, यहाँ मसला यही है कि जब मैं डिसीजन मेकिंग सीट पे होता हूँ तो मेरी आर्गूमेंट और होती हैं, जब मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ फिर मैं और आर्गूमेंट करना चाहता हूँ। जब हम असूल हो जाएंगे, अच्छा चट्टा साहब, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा क्योंकि कम वक्त में असूल अखलाकी और प्रिंसिपल्ड बात करेंगे तो फिर ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। चट्टा साहब, अभी खाकान अब्बासी जो आया, जी मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी, मैं एक अच्छा चलें प्लीज। मेरे जैसे आम आदमी ने 2014-15 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो आज बड़ा रिटोरिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लोड शेडिंग खत्म करने जा रहे हैं, 5 साल बाद आप लोड शेडिंग तो खत्म कर देंगे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेट लोगों की जिंदगी के लिए अजाब बन जाएगा। आप प्लीज ये काम ना करें, आप लोड शेडिंग खत्म करें, लेकिन जनरेशन मिक्स ठीक रखें। चट्टा साहब, एक सवाल किसी ने नहीं सुनी। एक सवाल डागा साहब ने पॉइंट उठाया कि खुदा के लिए एनर्जी ट्रैप में ना जाए, उनको हटा दिया गया। चट्टा साहब, अभी शायद खाकान अब्बासी साहब का रेफरेंस दिया, मैं भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कहते थे हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, हमने तो इन्वेस्टर बड़ी मिन्नतों तरलों से बुलाए। क्या वापडा के पास पैसा नहीं था? और ये पैसा किधर से आया जो इतना अरब रुपया हमने लुटाया है? ये कोई उन जितना तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये भी एक बड़ी थ्योरी या कंट्राडिक्टरी। मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ, जब हमने प्लांट खुद लगाने होते हैं उस वक्त गवर्नमेंट के पास पैसा भी होता है, उस वक्त हम वो वाला डायलॉग भी भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट डू दी बिजनेस। हमने पावर प्लांट लगाए नहीं गवर्नमेंट ने, उस वक्त पैसा कहाँ से आया हमारे पास? और नंबर 2, जिनको आपने इन्वेस्ट करके लगवाए उनसे उनकी सॉवरेन गारंटी किसने दी हुई है? और जितने के वो लगे हैं उससे 10 गुना अब आप पे बैक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जिस वक्त इनको जो चीज सूट कर रही हो ये उस वक्त वो बयान करते हैं। ये 10 गुना आपका अंदाजा है या ये फिक्स? नहीं, अंदाजा मैंने बोला, इसके एग्जैक्ट फिगर तो शाह साहब आपको दे रहे हैं ना। जी जी, तो हमने उस ठीक है, एक बात में लेकिन इस पे जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये कोई 2-4 महीनों में या 1 साल में आए हैं IPP, वेयर वी वर सिंस 30 ईयर्स। उस वक्त हम क्यों नहीं बोले? जी 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 जी, मियां साहब, बोलने का वक्त है चट्टा साहब, अब बोलने का वक्त है, क्योंकि मैं खबर भी देने जा रहा हूँ, अब बोलने का वक्त है। जी जी, एक खुफिया हाथ चट्टा साहब, एक खुफिया हाथ जो है वो पड़ने वाला है इन पे, जो IPPs के जिम्मेदारान हैं। पूरा साल इस पे तहकीकात होती रही, तहकीकात हो चुकी हैं। वो जो फोरेंसिक ऑडिट की हम बात करते थे वो तो फिजिकल फोरेंसिक ऑडिट होगा, लेकिन इसकी तहकीकात भी साथ साथ हो चुकी हैं। और इसमें अब जो तहकीकात हैं वो मेरे पास पॉइंट्स हैं कि कंपनी किसकी थी ये भी पता कर जो है वो लग चुका है, कौन फ्रंटमैन था और हिस्सेदार कौन था बेनामी कंपनियों के नाम पर, क्यों कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, और हुकूमतों में रहने वाले वो ओहदेदारान जो है उनका भी तयन कर लिया गया है कि वो ओहदेदारान कौन थे जिन्होंने इन जो है वो इसकी जो सहूलतकारी की है। और इसके अलावा फोरेंसिक ऑडिट जो है वो भी इसका ऑर्डर होने वाला है। अच्छा, मैं कहां से आई थी ये भी पता लगा लिया गया है। मियां साहब, अभी भी हो जाएगा, हु विल इंप्लीमेंट। लेकिन मुझे एक बात प्लीज क्लियर कर लेने दें, देखें बात दोनों साइड का मौकफ सुनना चाहिए। IPP लगाना कोई क्राइम नहीं है कि हम यही कहते जाएं कि IPP वाले सारे ही जिम्मेदार हैं, वही गुनाहगार हैं। क्या उन्होंने जबरदस्ती IPP लगाए थे? हमने उनके साथ बैठ के एग्रीमेंट साइन नहीं किए। हमने ऐसे TOR पे एग्री क्यों किया जो मुल्क और कौम के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए हार्मफुल थे? उन्होंने कुछ जबरदस्ती लगाए। फिर लगाने के बाद रेगुलेटर कहाँ पे थे?
मॉनिटर कहाँ पे थे? चले आप बिल्कुल। चार्जेस भी ले ले सर, प्लीज आप कैपेसिटी चार्जेस भी ले ले, और खुदा के लिए लेके इन्वेस्ट तो फर्दर इस मुल्क में करे। आप सारा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये जो पीईसी का इलेक्शन है, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, तो मुझे ये क्या सूझी। तो पीईसी जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इसका पाकिस्तान की तरक्की और इकोनॉमी में बड़ा रोल है। पीईसी एक रेगुलेटर अदारा है इंजीनियरिंग कम्युनिटी का। बदकिस्मती से वही बात बार बार, जब तक आप इंजीनियर का काम इंजीनियर को नहीं करने देंगे, आप चाइना की कैबिनेट उठा लें, उसमें मुझे बताएं कितने इंजीनियर हैं। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जितने कोर फोरम हैं, कोर कमेटीज हैं डिसीजन करने की, वहाँ प्रोफेशनल रेलेवेंट लोग बैठे हुए हैं। वहाँ इररेलेवेंट लोग नहीं है कि बीए पास बैठा या एमए फारसी बैठा पावर सेक्टर की प्लानिंग कर रहा है, तो वो जब करेगा तो फिर इसी तरह के नतीजे निकलेंगे जो अब निकल आए। तो मैंने इसलिए पीईसी में आने की किया, और मेरा जो प्लेटफॉर्म है टैग द प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप, और एक निया हमारे साथ बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वसीम नजीर साहब हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के कंसल्टेंट हैं इंजीनियरिंग के। हमारे साथ साबिक चेयरमैन वापदा डॉक्टर राघव अली शाह हमारे पैनल पे मौजूद है। मैं खुद आपके सामने, मैंने 36 साल पावर सेक्टर में काम किया है। मैं वाइस चेयरमैन पंजाब का कैंडिडेट हूँ। हम सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसलिए आए हैं कि पीईसी एक बिल्कुल इनएक्टिव अदारा बन गया है, उसमें प्रोफेशनल लोग नहीं बैठे, हमारे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपकी वसासत से जो इंजीनियरिंग के वोटर हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी हमें वोट दें, हमारी प्रोफाइल स्टडी करें, हमारे मेरिट करें और फिर मेरिट पे फैसला करें। ठीक हो गया चड्ढा साहब, आपकी बात भी आ गई। मगर ये नाज़रीन, आपने देखा जो हम पहले से बात कर रहे थे कि ये मुआहदे किए, जब आप कुरान पाक पे हल्फ उठा के ऑफिस का ओथ लेते हैं, तो इस क्या वो आइन की आर्टिकल 6 का आप जो है वो उसको वायोलेट नहीं करते? सजा नहीं मिलनी चाहिए हमारी अमानतों में खयानत करने वालों को? विक्ट्री साइन बनाते हैं। और ये दूसरी जो बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों को बैठाएं। मुझे कल एक मीटिंग के बारे में बताया जा रहा था कि एक तकरीबन नईम खानदा जो वजीर हैं वो PhD और न जाने किन किन डॉक्टरों की मीटिंग ले रहे थे। तो यही मामला जो बात कर रहे थे। खैर, ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।